नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, फौजी भाइयों, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और जनरल साइंस के ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन जो आर्मी जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेडमैन्स की एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो भर्तियां पहले जिनके टेस्ट की एग्जाम की डेट कैंसिल हुई थी, उनकी डेट आ चुकी है। लगभग 27 जून को उनकी एग्जाम होगी। इसलिए आप सभी बेहतर तैयारी कर सकें, उसके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया हूं जहां से आप प्रतिदिन बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। गारंटी है 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस करने का अपना टारगेट रहेगा, करवाने का मेरा टारगेट रहेगा। और ये भी आप याद कर लें कि पहली बार में एग्जाम पास करोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। आपको यहां पर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। तो चले दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी क्लास का और देखते हैं हमारे यहाँ के शानदार शानदार क्वेश्चन। देखिए, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह माना जाता है। दोस्तों, आपको पता है सौर परिवार, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। इनमें से कोई एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा ठंडा है। तो दोस्तों, वह कौन सा है? उस ग्रह का नाम है वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह जो है ये सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि दोस्तों यह सूर्य से दूरी के आधार पर यह सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है और यहां तक सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत देरी से पहुंचती है, जिसकी वजह से और यहां पर कुछ ऐसी गैसें उपस्थित हैं कि यह ग्रह क्या रहता है? ठंडा रहता है। दोस्तों, और अगर जानकारी प्राप्त करना चाहे तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा परिक्रमण काल अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन से ग्रह का सबसे लंबा परिक्रमण काल है, तो दोस्तों वरुण ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर सबसे ज्यादा लंबे समय में लगाता है। मतलब इसको एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लग जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो तो मात्र 365 दिन में चक्कर लगा लेती है दोस्तों, लेकिन वरुण ग्रह को ऐसे 165 वर्ष का समय लगता है जब वह सूर्य के चारों ओर चक्करें लगाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वरुण जो ग्रह है उसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इनके उपग्रहों की संख्या है 13 उपग्रह। ठीक है दोस्तों, सूर्य से दूरी के आधार पर, सूर्य से दूरी के आधार पर यह 8वां ग्रह है। और अगर हम व्यास के आकार के आधार की बात करें तो यह चौथा बड़ा ग्रह माना जाता है। जैसे बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि है, उससे छोटा अरुण है और उससे छोटा 4 नंबर पे कौन है? वरुण है। तो बड़े ग्रहों के क्रम में इसका चौथा नंबर, दूरी के आधार पर इसका कौन सा नंबर आता है? 8वां नंबर आता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो इस ग्रह की खोज हुई थी 23 सितंबर 1846 को। दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस प्रकार की नई नई जो जानकारियां हैं वो अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखते रहें, ताकि एग्जाम से पहले उसको एक बार अच्छे से रिवीजन किया जा सके, रिवाइज किया जा सके। साथ ही जो दोस्त यहां पर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, आपको पता है कि जैसे पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस गति में? वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन इनमें से कोई एक ग्रह ऐसा है जो इससे विपरीत गति करता है। जो क्या करता है? इससे विपरीत घूमता है। मतलब हम उसको कह सकते हैं जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ऐसे दोस्तों 2 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के, ऐसे 2 ग्रह हैं। एक तो कौन है? शुक्र, और दूसरा कौन है? अरुण। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो दोस्तों अपने सभी 6 ग्रहों से उल्टे घूमते हैं। मतलब ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। किधर घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसलिए दोस्तों इन ग्रहों पर सूर्योदय हमेशा किधर होता है? पश्चिम में सूरज निकलता है
और पूर्व में अस्त हो जाता है। लेकिन जैसे हम बात करें वरुण है, शनि है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, ये सभी जो है इन पर सूर्योदय पूर्व में। और तो आप नहीं जानते दोस्तों, लेकिन इतना आप जरूर जानते हैं कि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसकी वजह से सूर्य इनमें निकलता है किधर, पूर्व की ओर। लेकिन दो ग्रह, एक तो कौन, शुक्र, दूसरा कौन है, अरुण, ये पृथ्वी से विपरीत घूमते हैं, मतलब उल्टा घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इन पर सूर्योदय किधर होता है, पश्चिम में होता है। जैसे शुक्र ग्रह पर और अरुण जो ग्रह है इस पर सूर्योदय किधर होता है दोस्तों, सूर्योदय पश्चिम में होता है, और अस्त इनके कहां होता है, पूर्व में होता है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आपको इनके संबंध में याद ही रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हो तो फौजी भाइयों आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, आपको वहां पर इससे भी शानदार शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। दोस्तों वह काल्पनिक रेखा, जैसे दोस्तों आपने ग्लोब को देखा होगा, इस ग्लोब पर इस तरह से खींची गई जो रेखाएं होती है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और दिए गए ऑप्शन में सभी अक्षांश रेखाएं ही दी गई है। ग्लोब पर सबसे बड़ा जो वृत्त होता है दोस्तों वह 0 डिग्री अक्षांश होता है। कितने डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दोस्तों इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप देख सकते हैं दो बराबर भाग, ये उत्तर वाला भाग भी उतना ही बचा है और दक्षिण वाला भाग भी उतना ही बचा है। तो इसे दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। करक रेखा दोस्तों जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, ये करक रेखा। और दोस्तों मकर जो रेखा होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, जिसको अपन मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले दोस्तों आप सुनामी के बारे में जानिए, सुनामी क्या होती है। दोस्तों सुनामी क्या होता है कि जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनमें जल की ऊंची ऊंची लहरें उठती है, ऊंची लहरें उठती है और जो तट से आकर टकराती है, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्रों में इनके समुद्रों के बीच में बने जो द्वीप है, बंदरगाह जो होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसमें ऊंची लहरें उठती है और बहुत ही स्पीड से चलती है। तो इसका वजह क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह होता है भूकंप। उसकी वजह क्या होता है, भूकंप होता है। कि भूकंप की जो तरंगे होती है जब वो जलीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, किसमें प्रवेश कर जाती है, जब वो जलीय क्षेत्रों में दोस्तों प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, जलीय क्षेत्रों में ये जल की लहरें ऊंची उठने लग जाती है, जिसको अपन क्या कह देते हैं, सुनामी कह देते हैं। दोस्तों सुनामी जो है यह एक जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें आप यहां पर, क्योंकि बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। देखिए कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना कोटोपैक्सी है क्या, तो कोटोपैक्सी है ज्वालामुखी का नाम है, और ये ज्वालामुखी है ये कौन से देश में स्थित है, यही पूछा गया है। ये इक्वेडोर में स्थित है, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी। एक इसके संबंध में एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों कोटोपैक्सी ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी दोस्तों कौन सा है, इक्वेडोर ही है। याद कर लें, इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो कितना है,
78% है। एग्जाम में पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो वह कौन सी होती है दोस्तों, वह नाइट्रोजन ही होती है जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि 78% उसका दिया हुआ है। अगर दोस्तों आप बात करें तो मैं कुछ और आपको यहां पर गैसों के प्रतिशत बता देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो है कितना, 21%। लगभग कितना है, 21%। इसी प्रकार से अगर आपसे ऑर्गन के बारे में पूछा जाए तो ऑर्गन का कितना है, 0.93%। ठीक है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में आपसे पूछा जाए तो वह 0.03% है। बाकी हीलियम है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, नियोन है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, ये हल्की और बहुत कम मात्रा वाली गैसें भी इस वायुमंडल में पाई जाती है। इसलिए दिए गए ऑप्शन में सबसे ज्यादा कौन होती है, नाइट्रोजन ही पाई जाती है। अब देख सकते हैं 78% इसका यहां पर दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है। आपके सामने दोस्तों यहां पर कुछ झीलों के नाम, जैसे यहां पर दिया हुआ है टीटीकाका झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील और मृत सागर। यहां पर सबसे गहरी पूछी है आपसे, क्या पूछी है, सबसे ज्यादा गहराई वाली। तो दोस्तों दुनिया की सबसे जो गहरी झील है वह कौन सी है, बैकाल झील सबसे गहरी है। कौन सी है, बैकाल झील जो है ये दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये साइबेरिया वाला भाग है, और साइबेरिया कहां पड़ता है, रूस में पड़ता है। साइबेरिया कहां पड़ता है, रूस में पड़ता है। तो यह है दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसी वजह से दोस्तों इसको सन 1996 में, कब, सन 1996 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। कुछ और जानकारियां दोस्तों मैं आपको यहां पर देता हूं। आपसे पूछा जाए कि टीटीकाका झील कहां पर स्थित है, तो दोस्तों टीटीकाका झील है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और पेरू और एक देश है जिसका नाम है बोलिविया। कौन सा है, बोलिविया। ये दो देश है, इन दोनों देशों में फैली है टीटीकाका झील। दोस्तों यह झील दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। आपने देखा होगा कि एंडीज जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका में है, और एंडीज पर्वत श्रेणी के ऊंचाई वाले भाग पर यह स्थित है। तो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या देना है, टीटीकाका। कहां पे स्थित है, पेरू और बोलिविया में यह स्थित है। ठीक है। और दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो नौकायान है, नौकायान का मतलब दोस्तों इस झील में नाव चलाई जा सकती है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची है। इसकी वजह से दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई वाली नौकायान झील कौन सी है, तो वह टीटीकाका। साथ ही टीटीकाका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के रूप में इसको माना जाता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह टीटीकाका है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं किस झील के बारे में, विक्टोरिया झील के बारे में। आपको दोस्तों पता होगा विक्टोरिया जो झील है वो कौन से महाद्वीप में है, तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों ये वही झील है जिससे दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी। नील नदी का उद्गम इसी झील से होता है जिसका नाम क्या है, विक्टोरिया झील है। दोस्तों ये कौन कौन से देशों में, अफ्रीका तो महाद्वीप में स्थित है, ये कौन से देशों में स्थित है, तो दोस्तों एक तो ये तंजानिया देश में स्थित है। कौन से देश में है, तंजानिया। एक आपने युगांडा नाम सुना होगा, युगांडा में, और एक आपने दोस्तों केन्या नाम सुना होगा। इन देशों में विस्तार है कौन सी झील का, विक्टोरिया झील का। देखते हैं नेक्स्ट झील के बारे में, वह कौन सी है, मृत सागर झील। दोस्तों मृत सागर जो है इसे दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु माना जाता है कि दुनिया का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, निम्नतम स्थल कौन सा है, तो वह कौन सा है, मृत सागर ही है। ठीक है। दोस्तों एक और खास बात है इसके बारे में, जब आप कभी आप मृत सागर को देखने जाएं तो आप इसमें छलांग लगा सकते हो, बिल्कुल छलांग लगा सकते हो, आपको डूबने का डर नहीं है। इसमें डूबना संभव नहीं है, तैराक जो होते हैं इसमें डूबते नहीं है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, यह है इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, और जॉर्डन जो नदी है उसका उद्गम भी इसी झील से होता है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर काफ़ी जानकारियाँ देने की कोशिश करी है आपको, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि आपकी वर्दी का सपना, आपके फौजी बनने का सपना साकार हो जाए। बस यही मैं उम्मीद करता हूँ, और भगवान से मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका ये सपना जरूर पूरा होगा, और जरूर पूरा करें। आपके इस सपने को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप नियमित रूप से यहाँ पे जुड़ेंगे और क्वेश्चन
पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वेज नहर जोड़ती है। दोस्तों स्वेज नहर किनको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। दुनिया की अपन कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण व्यापारिक जो नहर है वह दोस्तों कौन सी है? स्वेज नहर है। स्वेज नहर को बनाने का काम जो है वो कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसको बनाने का काम शुरू किया गया था 25 सितंबर 1859 को, ठीक है। और ये बनकर तैयार कब हुई थी? बनकर तैयार हुई 17 नवंबर 1869 को ये बनकर तैयार हो गई थी। बनाने वाले एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स नाम के एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। उनकी देखरेख में भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्वेज नहर। स्वेज एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग भी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना महत्वपूर्ण योगदान, दुनिया की लगभग 30% जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण इसी मार्ग के द्वारा होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे आपको जीके और साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? दोस्तों द्वीपों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आपसे पूछ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत है। और आपसे पूछ जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है, तब भी आंसर क्या देना है? प्रशांत महासागर ही देना है। और प्रशांत महासागर में छोटे बड़े द्वीपों की दोस्तों सबसे ज्यादा संख्या है, इसी वजह से यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश ही नहीं है? दोस्तों आपको पता है लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में स्थित है। दमन और दीव जो दोस्तों ये भी अरब सागर के तट पर स्थित है। पुडुचेरी है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दोस्तों नागालैंड जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। पूर्वोत्तर, जहां अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर देखते हैं, उनके मध्य में स्थित एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम नागालैंड है। और नागालैंड की राजधानी दोस्तों कौन सी है? कोहिमा है। और यहां पर एक प्रसिद्ध जनजाति रहती है जिसका नाम क्या है? नागा जनजाति है, जो नागालैंड में ही निवास करती है। म्यांमार के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों दोस्तों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर आप नियमित तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, आपकी वर्दी का सपना साकार होगा और आपको मौका मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर देखने का, सियाचिन युद्ध स्थल को देखने का। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ये पहले तो ऑप्शन में आता था कि ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विभाजन होकर एक नया राज्य बना दिया था और उसका नाम क्या रख दिया गया? लद्दाख। इसलिए दिए गए ऑप्शन में दोस्तों लद्दाख में स्थित है कौन? सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है। वहां का धरातल जो है वो पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। ऊंची पहाड़ियां हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं, बड़ी शानदार मनोरम दृश्य है। वही दोस्तों क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो ये लद्दाख में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश कहां पर स्थित है, तो ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? झारखंड राज्य में। अब आपको यहां पर ढूंढना है कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी झारखंड में है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहां पर जो पारसनाथ पर्वत चोटी है, कौन सी है? पारसनाथ जो पर्वत चोटी है ये कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, पारसनाथ जो पर्वत चोटी है दोस्तों ये झारखंड का एक नाम आपने सुना होगा, उसका जिला है जिसका नाम है गिरिडीह है जिला। कौन सा जिला है? गिरिडीह है जिला। उस जिले में स्थित है ये पारसनाथ पर्वत चोटी। ठीक है दोस्तों, इस पारसनाथ पर्वत चोटी का नाम एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ उसके 23वें तीर्थंकर थे और उन्हीं के नाम पर इस पर्वत चोटी का नाम क्या रख दिया गया? पारसनाथ ही रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक दो तीन बातें आपको और याद रखनी है क्योंकि पूछा जा सकता है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश को भारत का खनिजों का अजायब घर कहते हैं। भारत के खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर कहा जाता है।
ठीक है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। कुछ और जानकारी मैं आपको यहां पर देता हूं दोस्तों, जैसे धूपगढ़ जो पर्वत चोटी है ये कहां पर स्थित है। तो धूपगढ़ जो पर्वत चोटी है दोस्तों ये कहां पर स्थित है। धूपगढ़ पर्वत चोटी स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव की पहाड़ियां आपने नाम सुना होगा, उन महादेव की पहाड़ियों में स्थित एक पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1352 मीटर, ये क्या है, ऊंची है। देखते हैं नेक्स्ट पर्वत चोटी जिसका नाम है पंचमढ़ी। दोस्तों पंचमढ़ी जो है ये भी कहां पर स्थित है, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का आपने होशंगाबाद नाम सुना होगा। होशंगाबाद जिला जो है वहां पर एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है क्या, पंचमढ़ी, जो धरातल से लगभग 1067 मीटर की ऊंचाई पर है और पर्यटकों के लिए बहुत ही शानदार जगह है पंचमढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। एक ऑप्शन और भी यहां पर आपके सामने है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहां पर स्थित है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र में आपने सह्याद्री पर्वत चोटी के बारे में नाम सुना होगा, इसी में स्थित है महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां दोस्तों मैंने आपको दी है। अगर इसी प्रकार की फौजी भाइयों आपको क्वेश्चन व्याख्या सहित चाहिए, पीछे के एग्जाम में पूछे गए पेपर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैंने उन पेपरों को हल भी कर दिया है, तो आप मेरे पुराने वीडियो जो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। वहां पर भी मैंने व्याख्या सहित प्रत्येक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आपको पता है जौनपुर कहां पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ये जौनपुर जो है ये दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी किनारे। और जौनपुर है वो भी किस नदी किनारे स्थित है, वो भी दोस्तों गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। निश्चित रूप से फौजी भाइयों अगर आपको वर्दी का सपना साकार करना है तो आपको नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध निम्न में से कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों अलमाटी जो बांध है वो बना हुआ है कौन सी नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। बहुत बार बांधों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है। दोस्तों मानस जो वन्य जीव अभयारण्य है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये भारत के असम राज्य में स्थित है। दोस्तों एक सींग वाला गेंडा आपसे पूछा जाए कि एक सींग वाला गेंडा, तो ये मानस वन्य जीव अभयारण्य में और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मानस वन्य जीव जो अभयारण्य है दोस्तों, इस मानस वन्य जीव अभयारण्य भूटान देश की सीमा से वहां पर भी उनका एक अभयारण्य है और उसी के नजदीक है ये मानस वन्य जीव अभयारण्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कोणार्क का जो मंदिर है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोणार्क मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो दोस्तों यह किसको समर्पित है, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान को समर्पित है कोणार्क सूर्य मंदिर, जो भारत के उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहा जगन्नाथपुरी, आपने नाम सुना होगा, जगन्नाथपुरी के कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, इसीलिए सन 1984 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल, विश्व धरोहर की स्थल में शामिल कर लिया गया था। अगर दोस्तों आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको चलो मैं बता देता हूं, इसका निर्माण करवाया था राजा लांगलू नरसिंहदेव नाम था उसका, नरसिंहदेव नाम था उसका, उसने इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहां पर स्थित है। तो दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। सासाराम कहां पर स्थित है दोस्तों, सासाराम जो है ये बिहार में स्थित है। कहां पर है, बिहार में स्थित है। निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों, तो इस मकबरे का निर्माण जो है वो 16 अगस्त 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी ने बिहार के एक पठान थे उनके लिए इस मकबरे का निर्माण करवाया और मकबरे का निर्माण
नाम क्या रखा गया? शेर शाह का मकबरा, क्योंकि इस पठान ने मुगल साम्राज्य को हरा दिया था, जिसकी वजह से इसकी उसी के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या रखा गया? शेर शाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 को हुई थी। लेकिन दोस्तों यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश जब आजाद हुआ, सन 1947 में जब ये आजाद हुआ था, तो उस समय इस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष उस समय थे JB कृपलानी। बहुत बार पूछा जा चुका है, फौजी भाइयों याद कर लें, आएगा 100% क्वेश्चन आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह नोबेल पुरस्कार उनको कब मिला था? तो यह नोबेल पुरस्कार उनको सन 1913 में मिला था। गीतांजलि नामक उपन्यास के लिखने के उपलक्ष्य में उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या है, कितने लोगों को दिया जा चुका है, किसकी याद में दिया गया है, पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, इस तरह की तमाम जानकारियां मैंने मेरे पहले की वीडियो में दी है, इसलिए मैं यहां पर दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां पर वीडियो लंबा हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास एक मूवी भी आई थी, और आप अपने दोस्तों को भी कहते हो, अरे ओ देवदास रुक जा भाई, तो ये वही देवदास, उनके उपन्यास, ये देवदास नाम से उपन्यास लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, याद कर लें। अगला क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपको फौजी बनना है तो एक रासायनिक सूत्र दोस्तों आपको 100% याद करना पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2 किसका रासायनिक सूत्र है? ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बायोफोकल लेंस जो है उसका उपयोग कर हम जरा दृष्टि दोष का उपचार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फौजी भाइयों, नेक्स्ट, कपड़ा धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या उसकी बेहतर मार्जन क्रिया के कारण, सही वर्ण संयोजन के कारण, अति उज्जवल स्वरूप के कारण, बहुत कम दाम के कारण? कपड़ा धोते समय हम देखते हैं कि ज्यादातर सफेद कपड़े में हम नील डालते हैं, नील का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्यों डालते हैं, उसमें भी कोई वजह होती है दोस्तों। वह वजह होती है सही वर्ण संयोजन के कारण। सही वर्ण संयोजन के लिए हम कपड़े में नील डालते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो फौजी भाई मुझे पहली बार देख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोपहर 12 बजे वीडियो प्रतिदिन अपलोड होता है, प्लेलिस्ट से भी पढ़ लें, लेकिन आप पढ़ लें, आप फौजी बन जाएं, मैं यही चाहता हूं। और अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत पैदा करने के लिए दोस्तों यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आणविक ऊर्जा, यूरेनियम मतलब आणविक ऊर्जा के द्वारा विद्युत पैदा होती है, तो इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। फौजी भाइयों मुझे आप निश्चित बताएं आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं करते हो यार, बड़े कंजूसी बरतते हो। कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। निश्चित रहे प्रतिदिन दोपहर 12 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, निश्चित रहे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।